हमारे यहाँ 7 लाख के बहुत बड़ी पंचायत है हमारी बरंडा। हमारा कॉलेज अब इतना बड़ा हो गया, इतने बच्चे हो गए, 4000 से ऊपर स्ट्रेंथ होगी, 2500 हमारी बेटियां वहां पढ़ रही हैं। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्र बरंडा नाम का लगता है, उसके लिए डिग्री कॉलेज की आज आप हमें घोषणा करके दें, ताकि हमारे क्षेत्र के इन गरीब बच्चियों के लिए भी एक स्थान यहाँ पे बने। मुझे इससे ज्यादा आज कुछ नहीं आपसे मांगना, क्योंकि आपसे जो मांगा आपने हमें दिया, जो मांगा हमने आपने दिया। अब हमारी बारी है आपको वापस करने की, और उससे बड़ी देन जो आपने कांगड़ा के लोगों को दी, हमीरपुर के लोगों को दी, ऊना के लोगों को दी, बिलासपुर के लोगों को दी, सोलन के लोगों को दी, सिरमौर के लोगों को दी। हमारा जिम्मेदार खैर पैदा करता है। 10 ईयर फेलिंग, 10 साल के बाद जो खैर खुलता था, आपने उसको खोल दिया। आज हमारा जिम्मेदार जब दिल कहेगा तब उस खैर को उतार सकता है। यह बहुत बड़ा आशीर्वाद आपने हमें दिया। खजुराहो दरतान आपने खोल दिया, खैर आपने खोल दिया, और पिछले दिनों में बल्क ड्रग पार्क, मैं 1 मिनट लेकर अपनी बात खत्म करूंगा। बल्क ड्रग पार्क, ये क्या होता है बल्क ड्रग पार्क? ये बल्क ड्रग पार्क वो चीज है आत्मनिर्भर भारत को बनाने की, अपने पैरों पे भारत को खड़े होने की। जो दवाई हम खाते हैं, जैसे सिर में दर्द लगी, सिर की टिक्की हम खाते हैं, वो टिक्की किस चीज से बनती है? जो पाउडर है, जो रॉ मटेरियल है, वो सारा का सारा चाइना से आता था। हम लोग केवल उस टिक्की को यहाँ बना के आगे बेचते थे। अब वो टिक्की भी यहाँ बनेगी, वो पाउडर भी यहाँ बनेगा, और पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने 3 जगहों को चयन किया। एक जगह चयन की उन्होंने गुजरात में, एक कर्नाटका में, और एक हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है, और उस उपलब्धि के अंदर जब वो प्रोजेक्ट तैयार होगा तो उसके अंदर 50,000 करोड़ का निवेश आएगा, और उस काम को शुरू करने के लिए भारत सरकार ने जयराम ठाकुर की सरकार को 1000 करोड़ की पहली ग्रांट दी है, जिसके लिए हम मोदी जी का जोर से धन्यवाद करना चाहेंगे। आपकी तालियों के साथ उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि जहां पे 40,000 नौकरी मिलेगी। जयराम जी, हमारे पे थोड़ी सी दया करना, 5-7 हजार बच्चा नूरपुर का भी वहां पे फंसाएंगे, ताकि हमारे बच्चों को भी रोजगार मिले। ये बहुत बड़ा कार्य जो आपने हमारे लिए किया है, इस काम को हम कभी नहीं भूल पाएंगे, ना कभी। आपको इस बात का इतना बड़ा श्रेय पूरा हिमाचल प्रदेश, जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक हिमाचल प्रदेश रहेगा, तब तक आपका ये नाम रहेगा कि कौन सा मुख्यमंत्री था जो बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर आया, कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने खैर को खुलाया, कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने खजुराहो को खुलाया, कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने 3-3 टीके मुफ्त के लगवाए, कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने पुलिस का जिला नूरपुर को दिया। जयराम ठाकुर का नाम हमेशा सदैव आपका याद रहेगा। एक बार फिर अपनी बात को खत्म करता हुआ बरंडा कॉलेज के लिए आपका आशीर्वाद मैं निवेदन करूंगा जयराम ठाकुर जी से कि आए और नूरपुर की जनता को अपना आशीर्वाद दें। जयराम ठाकुर जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में जो हिमाचल प्रदेश की प्रगति के 75 वर्ष की इस यात्रा के बाद पूर्ण होने के पश्चात आज हम नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में यहां पर मना रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में
वन मंत्री और आपके नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राकेश पठानिया जी, हमारे ज्वाली के लोकप्रिय विधायक भाई अर्जुन ठाकुर जी, पूर्व मंत्री जो पंजाब सरकार में रहे हैं और चुनाव की दृष्टि से हमारे लिए यहां पर मदद करने के लिए आए, ऐसे हमारे आदरणीय श्री के.डी. भंडारी जी, हमारे बीच में श्री संजय गुलेरिया जी, ओ.पी. चौधरी जी, कृपाल परमार जी, बलदेव ठाकुर जी, डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा, और जिनका संबोधन हम पहली बार नूरपुर में आकर के कर रहे हैं, नूरपुर जिला के एसपी अशोक रतन जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष रमेश राणा जी, मंडल के अध्यक्ष कुलदीप पाठक जी, और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज फिर से नूरपुर आपके बीच में आना हुआ है और नूरपुर की इस धरती पर भरपूर गर्मी के इस मौसम में भी आप बड़ी संख्या में यहां पर इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबको बहुत बधाई देता हूं। वक्त तेजी से गुजर जाता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। और ऐसे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी सरकार बनी थी और फिर सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद हम फिर आप सबके बीच में यहां पर इस प्रकार से सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आए। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भरपूर सहयोग दिया, साथ दिया, सरकार में रह करके। जहां इस सरकार में हमको बहुत बड़ी परेशानी, कोविड की परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोग चट्टान की तरह खड़े रहे, सहयोग देते रहे, आगे बढ़ने का हौसला देते रहे। उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज का ये कार्यक्रम थोड़ा अलग तरह का कार्यक्रम है। अलग तरह का कार्यक्रम इसलिए है कि हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसमें सहयोग आपका रहा, उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए हम आपके बीच में हैं। लेकिन इसके साथ साथ में भारत की आजादी के 75 वर्ष बीते हैं, जिसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और हमारे लिए संयोग की बात है कि हिमाचल प्रदेश के भी गठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और इस 75 वर्ष की यात्रा में हम कहां से शुरू हुए, हम कहां पहुंचे, उस यात्रा के आप सब लोग, हम सब लोग जो है सहयोगी बने, साथी बने, हिमाचल के विकास के लिए अपना योगदान देते रहे। उसके लिए मैं आप सबका सार्वजनिक रूप से यहां अभिनंदन करने के लिए आया हूं, बहुत धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि आपका बहुत बड़ा योगदान। हमारे कई मित्र आजकल बहुत परेशान हैं कि मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, बड़े बड़े तंबू लगा रहे हैं। अब हमारा तंबू तो लगा रहे जहां, उनका उतर गया तो क्या करें।
और उनका तंबू पूरे देश में उखड़ गया, बिना हवा के उखड़ गया, बिना तूफान के उखड़ गया। इसलिए उनके बारे में मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। अगर हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष हमारे गठन के पूरे हुए हैं तो मेरा ये जिम्मा बनता है कि हिमाचल प्रदेश के इस 75 वर्ष की इस यात्रा में जिन लोगों ने हिमाचल के लिए काम किया, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है, मैं सार्वजनिक स्थान पर जाकर के उनका अभिनंदन करूं, उनका धन्यवाद करूं, ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है। इसलिए मैं नूरपुर में आकर के आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया। और उसके साथ साथ में जो सहयोग आपका हिमाचल प्रदेश के इस यात्रा का रहा, उसमें आने वाले समय में ये यात्रा हमारी इसी प्रकार से सतत चलती रहे और तेज गति के साथ चलती रहे, हिमाचल आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े, उसके लिए आप सबके सहयोग की आने वाले समय के लिए भी मैं अपील करने, निवेदन करने के लिए आपके बीच में। मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है कि कम से कम हम उस वक्त इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि 75 वर्ष वाले लोग बहुत कम होंगे। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं एक कोने से दूसरे कोने तक, मुझे नहीं दिख रहा कि कोई बहुत बिरला ही आदमी होगा जिसकी आयु 75 वर्ष, जिसने हिमाचल प्रदेश के गठन और देश की आजादी का वो दौर अपने जीवन में देखा हो। हम नहीं देख पाए क्योंकि हम दुनिया में थे ही नहीं। जब उस दौर को हम देख नहीं पाए, लेकिन उस दौर में जिन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनने अपने जीवन की कुर्बानी दी, जीवन का संघर्ष करते हुए बलिदान दिया है, उनके लिए हमारा ये जिम्मा बनता है कि उनको हम कम से कम आज के शब्द पर स्मरण करें, उनको याद करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए एक अमृत महोत्सव का एक बहुत बड़ा महायज्ञ, जिसको मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर चला रखा है। अभी 15 अगस्त को आपने देखा कि स्वतंत्रता का हमारा दिवस था। उस दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों से आग्रह किया, निवेदन किया कि हम रस्म पूरा करके स्वतंत्रता दिवस का इस कार्यक्रम को मनाते हैं। अब की बार ये रस्म नहीं, भावनात्मक दृष्टि से हमको जुड़ना चाहिए उस याद के साथ जब हमारा भारत आजाद हुआ था और हम उस आजाद भारत का हिस्सा बने थे। ऐसे में हम सब लोगों को, जिन लोगों ने अपना जीवन की कुर्बानी दी है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हर घर में तिरंगा झंडा लगना चाहिए, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये नारा देकर के उन्हें आह्वान किया। और आज भी मैं यहाँ नूरपुर में बाजार से होकर के जहां से उधर से हम आकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं बहुत जगह इस बात को देख रहा था, चाहे वो चाय वाले की दुकान है, चाहे वो ढाबे वाले की दुकान है, चाहे वो हमारे टायर रिपेयर करने वाली की दुकान है, चाहे वो मेडिसिन की कोई शॉप है, चाहे वो किराने की कोई शॉप है, बाजार में तिरंगा झंडा उनके दुकान पर लगा हुआ है, उनके घर पर लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा योगदान। कुछ लोग तो बड़ी विचित्र बात करने लगे कि झंडा लगाने से क्या होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तिरंगा झंडा वो झंडा है जिसके लिए इस देश के हजारों वीरों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है, और उसके बाद इसका महत्व समझते हैं। और जो लोग नहीं समझते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति कोई और हो नहीं सकती, जो इस प्रश्न को खड़ा कर रहे हैं कि तिरंगा झंडा लगाने से क्या होगा। जो शोर बहुत डालते हैं कि आजादी हमने दी है, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि आजादी हमारा योगदान है, उनको इस बात को भी समझना चाहिए, अगर आजादी के लिए उनका योगदान रहा भी है, तो तिरंगे झंडे का महत्व मुझे लगता है कि उनको सहजता से समझ लेना चाहिए।
भाई और बहनों, हमारे लिए सहयोग की बात है कि हिमाचल के गठन के लिए 75 साल पूरे हुए। हमने तय किया, क्योंकि हिमाचल अभी इन दिनों में चुनाव के करीब है, चुनाव के दौर में से गुजर रहा है, इसलिए हम बड़े कार्यक्रमों के आयोजन दूसरे जो करना सोच रहे थे वो नहीं कर पाए। लेकिन एक कार्यक्रम हमने तय किया पूरे हिमाचल प्रदेश में। हमने कहा पूरे हिमाचल में सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, 68 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन 68 नहीं 75 भी। हम 75 कार्यक्रम बड़े समारोह के रूप में करेंगे, जहां हिमाचल की जनता का अभिनंदन करेंगे, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करेंगे हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में उनके सहयोग। जिस दिन हमने चंबा से शुरुआत की थी, मिंजर का मेला था, और उस मिंजर के मेले में जब इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की थी, तो शुरुआत के दौरान हम जो यहां प्रदर्शनी सामने लगी है, उस प्रदर्शनी को देखने के लिए गया। आप कल्पना करिए उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी। हमने वहां पर देखा, प्रदर्शनी में एक फोटो लगा था, और मुझे लगा कि मुझे अधिकारियों से पूछना चाहिए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से पूछना चाहिए कि ये क्या चीज दिखा रहे हैं। तो एक जगह इस प्रकार से एक फोटो था, जिसमें लोगों ने घास की रस्सी बना करके पुल बनाया था, और उस पुल को पार कर रहे थे लोग। वो कहीं और का नहीं था, चंबा के पांगी घाटी के इलाके का उस वक्त का चित्र। घास की रस्सी का बांध करके पुल बना करके उससे नदी को पार कर। एक दूसरा चित्र मैंने वहां पर देखा कि रावी नदी को पार करते हुए लोग भैंस की जो खाल होती है उसमें हवा भर करके उसका सहारा लेकर के रावी नदी को पार कर रहे थे। और हमारे बुजुर्ग कई लोग उस वक्त कहने भी लगे हमको कि ये ऐसा दौर था जब नदी को पार करने का कोई और रास्ता नहीं था, या लकड़ी की टूटी फूटी नाव होती थी, या फिर उसके बीच में जो है इस प्रकार से इस भैंस की खाल या हवा भर करके इसका सहारा लेकर के नदी को पार करते थे। मैंने कहा ये तो बहुत कठिन काम है, अगर नदी में पार करते हुए ये भैंस की खाल अगर हाथ से छूट गई तो क्या होता था। तो उन्होंने कहा क्या होता था, उसके बाद जो वही होता था। कितने लोग इस तरह से नदी में समाहित हो गए, उनकी गिनती नहीं। इस प्रकार का जीवन इतिहास हुआ, इसलिए इस इतिहास को हमको स्मरण करना चाहिए, उसे याद करना चाहिए। और जब हिमाचल बना था उस वक्त 4 जिले थे, आज हिमाचल में 12 जिले हैं, और पुलिस जिले के हिसाब से तो हमारे अब जिले कितने हो गए, 14 हो गए, 14 हो गए, 14 जिले हो गए। नूरपुर को आपको पुलिस जिला का दर्जा दिया, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खाने जी लगातार लगे रहते थे, एसपी भेजो, पुलिस डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, बॉर्डर एरिया है। और मैं भी इस बात से सहमत था कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जिला अगर है तो कांगड़ा जिला है, और कांगड़ा जिला में प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकता है, और बॉर्डर का इलाका है हमारा, जम्मू कश्मीर के साथ भी लगता है, पंजाब के साथ भी लगता है, और कानून व्यवस्था से संबंधित जितने भी मसले यहां पर तुरंत उनका समाधान हो, इसलिए इस पुलिस डिस्ट्रिक्ट की आवश्यकता थी। वो पुलिस डिस्ट्रिक्ट आप हो गया। भाइयों बहनों, जब हिमाचल बना था उस वक्त यहां पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उस वक्त मालूम है महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी होती थी, 100 में से 2% था उस वक्त। लिटरेसी रेट मात्र 2% था महिलाओं का, और 4 पुरुष में होते थे। 4.8 जो है वो पुरुषों का हुआ करता था। और आज हिमाचल प्रदेश में हमारा साक्षरता दर 85% से ऊपर है, केरल के बराबर है, केरल के साथ हमारा मुकाबला होता रहता है। और मुझे इस बात की खुशी है, छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद हम साक्षरता में बहुत आगे बढ़े। और जब हिमाचल प्रदेश बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 288 किलोमीटर थी, 288 किलोमीटर थी। और आज हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई कितनी है, 40,000 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई है। जब मैं सड़कों का जिक्र करता हूं भाई और बहनों, तो मुझे लगता है कि मेरी बात अधूरी रह जाएगी।
इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का अगर है सड़कों के निर्माण में पहाड़ी राज्य में, तो वो श्रेय किसको जाता है? वो श्रेय जाता है जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। वो थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कहा कि गांव के लोगों का पीठ का बोझ उतारना बाकी है। मैं पूरे देश में घूमता हूं, शहरों में सड़कें चौड़ी हो गई, पक्की हो गई, लोग आराम से जाते हैं आते हैं, लेकिन मेरे गांव का आदमी अभी पीठ पर अपना बोझ उठा करके चढ़ता है, पीठ पर बोझ उठा करके पहाड़ से उतरता है। इसलिए गांव के लोगों का पीठ उतारने के लिए मैं केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करता हूं, ताकि गांव के लोगों का पीठ का बोझ उतार करके पहुंचूं। इस भाव के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश के लिए एक योजना की शुरुआत की, जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आज हम गांव में जाते हैं, उनको लोग लिख करके देते हैं कि हमारी सड़क को पीएमजीएसवाई में डालो। क्यों डालो? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि पैसा दिल्ली से आएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि पैसा एक साथ आएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि पैसा ज्यादा आएगा, और उनको मालूम है कि सड़क बनेगी भी, और उसके बाद कच्ची सड़क बनने के बाद वो पक्की भी होगी। वो उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में योगदान है। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यह देश के प्रधानमंत्री के नाते, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हिमाचल के साथ उनके एक भावनात्मक रिश्ता, एक रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो दिल से जुड़ करके जो है उनकी आवाज निकलती है। अटल जब थे प्रधानमंत्री रह करके भी हिमाचल के मनाली में आकर के कविताएं लिखते थे, कविताएं सुनाते थे, आराम करते थे, गांव के लोगों को मिलते थे। प्रधानमंत्री 7 दिन के लिए दिल्ली से उठ करके मनाली में प्रीनी गांव में पहुंचते थे, और पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय मनाली से चलता था। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों के लिए क्या हो सकता है? और दूसरी तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र भाई मोदी जी जब हिमाचल आते तो हिमाचल में आकर के कहते हैं, अरे मैं हिमाचल तो मेरा अपना घर है, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। और यहां धर्मशाला में आकर के हमारी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट थी, उसमें उन्होंने कहा, देश भर के क्या दुनिया भर के जो हमारे इन्वेस्टर्स वहां पर आए थे, उन सब के बीच में बात कही उनने कि आपका हिमाचल में, ये हिमाचल मेरा अपना प्रदेश है, मेरे अपने प्रदेश में आपका मैं स्वागत करता हूं, और यहां आकर के आप इन्वेस्ट करिए, काम करिए, आपका भी भला होगा, आप भी आगे बढ़ेंगे और हिमाचल भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। ये भाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की उस कार्यक्रम में धर्मशाला में बोले। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। हमारे प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में 1 बार नहीं 7 बार आए हैं, और अभी फिर से आने वाले हैं। 3 बार फिर से अभी सितंबर और अक्टूबर के महीने में आने वाले हिमाचल प्रदेश में चंबा जाने वाले हैं, और उसके साथ साथ में बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन रख दिया है, और एक कार्यक्रम और हमारा जो तय होना है उसके लिए भी आए। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब किसी को कोई लगाव होता है किसी चीज के साथ। अभी शिमला आना हुआ प्रधानमंत्री जी का, तो शिमला के रिज के मैदान में जाने से पहले जैसे माल रोड पहुंचे तो गाड़ी छोड़ करके एक कोने से दूसरे कोने तक माल रोड पे पैदल निकले। अरे इस माल रोड पर हम वर्षों तक घूमते थे, मिलते थे, साथियों से यहाँ पर राजनीतिक चर्चा करते थे, आओ आज पैदल चल करके रिज के मैदान तक जाएंगे। ऐसे प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश को तो कोई नहीं मिले, देश को भी कोई नहीं मिले। इस तरह का भाव उनका रहा। और उसे कुछ दिन बाद धर्मशाला में आना हुआ चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस में, 1 दिन में 2 दिन रुके,
रात को भी रुके। हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत परेशान थे, पीएम साहब आ रहे होते, हमने कहा जी आ रहे हैं। वो तो सुना रात को भी रुक रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ, वो तो जनरली रुकते नहीं है, पीएम साहब शायद वापिस जा रहे हैं। मैंने कहा कि रात को रुकेंगे। अच्छा रुक रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि बड़े किसी होटल में रुकेंगे। तो कहाँ रुक रहे हैं? मैंने कहा सर्किट हाउस में रुकेंगे। हाँ हम सब रुकते हैं वहां रुक रहे हैं। अच्छा वही सर्किट हाउस में रुक रहे हैं। यानी इतना परेशान हो गए वो कि प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो हिमाचल आ रहे हैं, हिमाचल में 2 दिन धर्मशाला में रुक रहे हैं और सर्किट हाउस में रुक रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री भी एक बार हिमाचल आए थे, जब उनकी सरकार थी, जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। मेरा प्रधानमंत्री के प्रति सद्भावना है, मेरे उनके प्रति सम्मान है, लेकिन ये सच्चाई है कि जो उनके प्रधानमंत्री आए थे, रिज के मैदान पर ठंडी ठंडी हवा चली और हवा में ही सो गए। और हमारे प्रधानमंत्री शिमला आते हैं तो माल रोड के एक कोने से दूसरे कोने पर पैदल जाकर के लोगों को मिलते हैं। ये अंतर है। भाइयों बहनों, यहां मैं आपके बीच में इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, हम हिमाचल प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा करना जा रहे हैं और उस कार्यकाल में आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दौर कठिन था, परेशानी का था, कई तरह की मुश्किलें बाकी तो होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने कोविड का वो दौर था, जब आदमी का जीवन इतने संकट में पड़ गया था, मालूम नहीं पड़ रहा था कितने क्या होगा, किसका क्या होगा, कोई भरोसा नहीं लग रहा। लेकिन भरोसा देने वाला आदमी एक था, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन पर हमको विश्वास था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा सावधानी बरतो और सामना करेंगे, हम इस बीमारी का सामना करके हम इससे बाहर निकलेंगे। आज हम हजारों की संख्या में यहां पर खड़े हैं। आप सबने भी बहुत बड़ा योगदान उसमें दिया। मुझे लगता है कि संकट में अगर हम अपनी बात को कह रहे हैं तो हमें उन लोगों को भी स्मरण करना चाहिए जिनके प्रति हमारी संवेदना है, जिस परिवार के प्रति, जिनने अपने परिवार के सदस्य इस बीमारी के कारण हुए। और आज के इस अवसर पर उन लोगों को भी स्मरण करना, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके एक मरीज को ठीक करने की कोशिश की है। चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सें हैं, फार्मासिस्ट हैं, आशा वर्कर्स हैं, सब लोग, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस कर्मचारी। इतना बड़ा संकट कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं भी कह रहा था, जब भी आदमी की जिंदगी में ऐसा दौर आता है, कभी आदमी बीमार हो जाए, सारा कुटुंब, सारा साथी, दोस्त, मित्र जुट आते हैं, घर पहुंचते हैं मदद करने के लिए। कोई टांगे दिवाता है, कोई बुखार है तो पट्टी करता है, कोई सहारा दे करके खड़ा करता है। लेकिन ये विचित्र बीमारी ऐसी बीमारी थी कि जब बीमार कोई भी आदमी हुआ, ना घर का, कोई परिवार का, ना कोई साथी, नहीं कोई संगी, नहीं कोई, सबके सब दूर होकर के अकेले इसका सामना करना पड़ा। कई जगह तो ऐसी भी परिस्थिति आई, आदमी की जिंदगी चली गई और जिंदगी जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी परिवार के सदस्य आगे नहीं आ पाए। कोई नहीं जोखिम लेना चाहता था कि मेरा जीवन संकट में पड़ जाए। हमने सरकार की ओर से व्यवस्था की, पूरे सम्मान के साथ, पूरी जो औपचारिकताएं होती है, एक परिवार के कोई भी इस तरह का सदस्य इस तरह से कहीं दुखद मृत्यु किसी की हुई है, पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। और मैं यहां पार्टी के हमारे साथियों को भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत जगह ऐसा हुआ कि हमारे पार्टी के साथियों ने जब देखा कि कोई आदमी आगे नहीं आ रहा अंतिम संस्कार में, उन्होंने खुद पीपी किट लेकर के पहन डाली और जाकर के शमशान घाट में उनकी अंतिम संस्कार में सारी प्रक्रिया को पूरा किया। कई जगह विधायकों ने आगे आकर के जिंदगी में वक्त अच्छा बुरा निकलता रहेगा, लेकिन कभी भी ये आने वाले समय में इतिहास
में अगर आप देखेंगे तो ये दौर जरूर जिसका जिक्र होगा कि जब ऐसा दौर आ रहा था, हमारा समाज क्या कर रहा था, हमारे राजनीतिक दल क्या कर रहे थे, हमारी सरकार क्या कर रही थी। ये इतिहास में रहेंगे लंबे समय तक चीजें। जब ये सारा इस तरह का दौर आया तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास ऑक्सीजन के प्लांट 2 थे और आज मेरे हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन के प्लांट 1000 से ऊपर हो गए। उस वक्त वेंटिलेटर नहीं थे। 30 वेंटिलेटर पूरे हिमाचल प्रदेश में थे, सरकारी क्षेत्र में जो काम करते थे। और आज मेरे हिमाचल प्रदेश में हमारे 1100 से ज्यादा वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में है। जिस प्रकार की परिस्थिति है, 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को पूरे देश के दूसरे कोने में जो फंसे थे, संकट में फंसे थे, जीवन उनको घर तक पहुंचाने का हमारी सरकार ने काम। मैं अभी कह रहा था, पिछले सभा में कह रहा था, हिमाचल के बच्चे राजस्थान के कोटा में पढ़ने के लिए गए थे। कोविड का दौर आया, लॉकडाउन लग गया, बच्चे संकट में फंस गए। 1 महीने से एक कमरे के अंदर न बाहर जा सकते, न अंदर रह सकते थे, खाने का सामान खत्म। बच्चों ने हमको वीडियो बना करके भेजे। हमने यहां से 60 बसें रवाना की राजस्थान के कोटा में। उन बच्चों को वहां से बस में बिठा करके उनके घर तक पहुंचाया। एक एक बच्चे 5000 नौजवान हिमाचल के गोवा में काम करने के लिए जाते थे। 5000 बच्चे वहां पर काम करते थे, होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबों में काम करते थे। संकट आ गया कोविड का और आना जाना बंद हो गया। हमने 5 ट्रेनें गोवा से चलाई और हिमाचल प्रदेश में उन 5000 बच्चों को अपने घर तक पहुंचाया। सेवा का काम करने की कोशिश की। इसलिए मैं इन बातों को मैं जिक्र कर रहा हूं कि कहने के लिए हम 5 साल का जिक्र करते हैं, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन सही मायने में भाई और बहनों में कहूं कि काम तो कार्यकाल तो 5 साल का था, लेकिन 2 साल उस काम में ही बीत गए आदमी की जिंदगी को बचाने के। ये दौर कभी भी किसी मुख्यमंत्री के जीवन में नहीं आया। और इसलिए मैं इस बात को भी कई बार कहता हूं कि मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री और रहे, उनको सामान्य परिस्थिति में 5 साल तक काम करने का मौका मिला। इसलिए भाई और बहनों, मैंने क्या गुनाह किया, मुझे भी 5 साल ऐसे मिलने चाहिए जब कोविड ना हो। बिना कोविड के हमको भी खुद और मिलना चाहिए। लेकिन उस कोविड के संकट में भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की और हिमाचल को आगे बढ़ाया। हर तरह से आगे बढ़ाने के लिए हमने काम किया। आज हमारे विपक्ष के लोग जो बातें कहते हैं, मैं उन सारी बातों का जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं, लेकिन यह सच्चाई है कि उनके बेहतर काम किया इस बड़े संकट के बावजूद हमने। वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हमारी सरकार 7 लाख लोगों को पेंशन देती है। वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे, हम पेंशन पर 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इस बात को उनको समझना होगा। हम हिमाचल प्रदेश में एक बात को देखते थे, जो लंबे समय तक हमारे रहे, यहां पर सत्ता में रहे, गरीब आदमी बीमार होता तो उसके इलाज के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हमने आयुष्मान भारत के साथ जुड़ करके हिम केयर की शुरुआत की। आज गरीब आदमी अगर बीमार होता है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो जेल में हिम केयर का कार्ड लेकर के हॉस्पिटल में जाता, अपना इलाज करके स्वस्थ हो करके उगा। ये सारी चीजें तब भी की जा सकती थी जिनको सामान्य परिस्थिति में लंबे समय तक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो लोग भी बड़े बड़े थे, उनके बारे में यही कहा जाता है कि बड़े बड़े लोग, और हम तो छोटे लोग। हमारी बेटी जो बीपीएल परिवार की, उस बेटी की शादी के लिए हमने तय किया कि हम शगुन योजना के अंतर्गत जिस दिन उस बेटी की शादी होगी 31,000 रुपए शगुन के रूप में हम सरकार की ओर से उस बेटी को देंगे। ये भी हमने हिमाचल प्रदेश से शुरू किया है। मैं अभी कह रहा था, एक मानवीय घटना का मैं जिक्र कर रहा था, जिस दिन हमने शगुन योजना का कार्यक्रम की लॉन्चिंग की, लाभार्थियों से मिलने का कार्यक्रम।
ये कांगड़ा जिला की एक बेटी से हमारी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उस बेटी उस कार्यक्रम में आई थी और मुझे इच्छा हुई उससे जानने की। बेटी, मैंने कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी शादी हुई, आपको 31,000 रुपये शेड्यूल योजना का मिला। मैं ये जानना चाहता हूं उस शेड्यूल योजना को 31,000 रुपये क्या किया आपने? अपने खाते में डाला, अपने पति के खाते में डाला या क्या किया? उस बेटी ने कहा कि वो पैसा आया था ना मैंने अपने खाते में जमा किया ना अपने पति के खाते में। जो पैसा आया था मेरे खाते में, पैसा निकाला और मैंने वो पैसा अपने पिताजी के हाथ में दे दिया, पिताजी को दे दिया। जब ये जानकारी उसने दी, सब लोग वहां पर पंडाल में हैरान थे कि पैसा तो बेटी को दिया तो शगुन का, पिता को क्यों दे दिया? तो मैंने पूछा उस बेटी से। उस बेटी ने कहा कि मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, लेकिन जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन शादी के लिए पिताजी ने कहा कि सभी सगे संबंधियों को बुलाना चाहिए, सबका आशीर्वाद लेकर के आप दूसरे घर में जाएं, गांव वालों को भी बुलाना चाहिए और सबका आशीर्वाद लेकर के आप आशीर्वाद लेकर के दूसरे घर में जाएं। ये पिता की इच्छा होती है, इस काम को हम करें। लेकिन इसके साथ साथ उस बेटी ने इस बात को भी देखा, जब इस प्रकार का आयोजन वो कर रहे थे उसकी विदाई का, तो पिताजी किसी से उधार कर पैसा भी ले रहे थे। उस बेटी ने इस बात को मन में रखा दिया कि मैं तो चले जाऊंगी, लेकिन मेरे पिताजी मजदूरी करने के कई महीनों तक मजदूरी करते रहेंगे और इस तरह से लोगों से उधार लिया पैसा उसको वापस करते रहेंगे। मैं बोझ बनकर नहीं जाना चाहती। और उस बेटी ने तय किया, शगुन योजना का पैसा उसके खाते में आया, उसने पैसा निकाला, वो पैसा पिताजी के हाथ में दिया और पिताजी को कहा कि आपका आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है और जो आपने परिवार के कुछ और लोगों से सहयोग लिया है उसको आप इससे चुकता करते हैं। आप कल्पना करिए एक बेटी की भावना पिता के लिए क्या हो सकती है, इसे देखने का आप अंदाजा लगाइए। हमने इस तरह से लोगों की सेवा करने की कोशिश की, लेकिन जो बड़ी बड़ी सरकारें लंबे समय तक सरकारें चलाते रहे, उनको गरीब नहीं दिखा, गरीब की वो बेटी नहीं दिखी, क्योंकि वो बहुत बड़े थे। उनको नीचे इस तरह के लोगों को जो है उनकी परिस्थिति के हाल में समझ में नहीं। हमने महिलाओं के लिए अपने में प्रावधान किया। हमने कहा माता बहनें हिमाचल प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, घर में भी, बाहर में भी, समाज में भी, और अब तो राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ऐसे में हमने तय किया कि अगर महिलाओं की आबादी हमारी कुल आबादी का आधा हिस्सा है तो उनको आने जाने का किराया भी आधा लेंगे। तो आधा किराया हमने महिलाओं के लिए माफ किया। ये अभी हमने हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक एक निर्णय किया। क्यों नहीं सोचा गया था आज से पहले? क्योंकि उनकी सोच का विषय इसलिए नहीं था क्योंकि वो बहुत बड़े थे। उनको नहीं मालूम पड़ता था कि किराया जब दिया जाता है तो किस प्रकार से एक गरीब परिवार की इस महिला के साथ उसके साथ उसकी भावना है, किसी उस व्यक्ति के साथ उसकी क्या परिस्थिति है, नहीं मालूम। हमने हिमाचल प्रदेश में यह भी तय किया कि गांव में हमारे जितने भी नलके लगे हैं हम उसमें कोई पैसा नहीं लेंगे। पानी पिलाना पुण्य का कार्य है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सबको पानी बिना पैसे के पिलाएंगे। इस बात को भी हमने सुनिश्चित किया और आज हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में गांव में पीने के पानी का कोई बिल नहीं। और इसी तरह से आगे बढ़ करके हम हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा करते हैं। आपके साथ का जिला चंबा, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पर लगे हैं और बिजली पैदा करके हम पंजाब को, हरियाणा को, दिल्ली को, राजस्थान को नेशनल ग्रिड में हम बिजली बेचते हैं। हमने कहा हिमाचल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मध्यम दर्जे के हैं या गरीब हैं, जो 3 बल्ब जलाते हैं, 4 बल्ब जलाते हैं, 5 बल्ब जलाते हैं। उन लोगों के लिए मदद का रास्ता निकालना चाहिए। सबके लिए बिजली मुफ्त करना ये जरूरी नहीं है। हमने कहा जो लोग गरीब परिवार के हैं उस वर्ग के लिए मदद करनी चाहिए और इसलिए हमने घोषणा की कि 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली का कोई किराया नहीं लेंगे। 14 लाख लोगों को, 14.5 लाख से ज्यादा लोगों को जीरो बिल आया है। अगस्त के महीने का कोई किराया नहीं आया।
जब हमने ये निर्णय लिया महिलाओं का किराया आधा, बिजली के 125 यूनिट फ्री, तो कांग्रेस ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हिमाचल के लोगों को मुफ्त वोट ला दिया। और आज देखिए, आज गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस वाले कार्यक्रम कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली के देंगे। आएगी तो ना, जो आएगी ही नहीं तो क्या है, गारंटी दे रहे हैं। और जिसकी अपनी गारंटी नहीं वो गारंटी दे रहे हैं, जिसकी अपनी गारंटी पूरे देश में गोड़ हो गई, गारंटी गोड़ हो गई, यानी कि कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो गई। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 400 से ज्यादा सीटें हैं, 367 सीटों पर जबरदस्त हुई। और 400 से ज्यादा सीटों में सीटें कितनी आई? 2। और इसलिए हमने कहा कि भाई अब आप समझा करो, रिवाज बदल गए। जब हम रिवाज बदलने की बात आई तो बहुत परेशान हो रहे हैं। हमने कहा हम नहीं कह रहे हैं पूरे देश में रिवाज बदल गया। यहां उत्तराखंड में चुनाव हुआ, भाजपा की सरकार 5 साल चली और 5 साल के बाद फिर सरकार वहां पर बनी। वहां पर भी 5 साल के बाद सरकार बदलती थी हमेशा, जब से उत्तराखंड बना है। लेकिन अब की बार रिवाज बदला, भाजपा की सरकार फिर बनी। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से यही होता था, हर 5 वर्षों में सरकार बदल जाती थी। अब की बार योगी जी थे, योगी जी फिर बन गए, रिवाज बदल गया। मणिपुर में, गोवा में भाजपा की सरकारें थी, फिर भाजपा की सरकारें बनी। हरियाणा हमारा पड़ोस का राज्य, जहां पर 2014 में चुनाव हुआ था, भाजपा की सरकार पहली बार बनी और 2019 में फिर से चुनाव हुआ, फिर भाजपा की सरकार वहां हरियाणा में चल रही है। रिवाज पूरे देश में बदल गया। भाई तुम भी समझो, उनको बोल रहे हैं समझो, नहीं तो लोग समझा देंगे। और इसलिए हमने हिमाचल में भी कहा कि हम अब की बार हिमाचल, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदल करके छोड़ेंगे। भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार आने वाले समय में फिर सत्ता में होगी। ये भाव हमने हम लोगों के बीच में कहा और लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि चाहिए देश के लिए कोई नेतृत्व चाहिए तो नरेंद्र भाई मोदी चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए, बार बार चाहिए, लगातार चाहिए। और इसके लिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम देवभूमि हिमाचल के लोग नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। इस नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिमाचल के लिए बल्क ड्रग फार्मा का पार्क दिया, जहां 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा आपके पड़ोस में, ऊना में, और वहां पर 20,000 से ज्यादा नौकरी, डायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी और 10,000 से ज्यादा नौकरियां इनडायरेक्ट मिलेंगी। 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार उसमें मदद अपनी ओर से कर रही है। और बल्क ड्रग फार्मा का पार्क बनने के बाद आप देखिए, जो जितनी भी दवाइयां हैं, ये जितनी भी दवाइयां हैं, एजिथ्रोमाइसिन है, चाहे वो हमारे जो दूसरे जो ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिसके लिए सारा रॉ मटेरियल चाइना पर से आता है, चाइना पर हमको डिपेंडेंट होना पड़ता है, अब भारत में बनेगा और भारत में भी हिमाचल में बनेगा। ये इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं, उनके आशीर्वाद से संभव हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए फर्क कितना पड़ता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे, तो उस वक्त उन्होंने बद्दी में फार्मा का पार्क दिया, उसमें सब्सिडी, और उसके बाद एक जो है एक इंडस्ट्रियल पैकेज दिया। और दूसरा पैकेज देने वाले इतने वर्षों के बाद कोई है, 2003 के बाद 2022 में नरेंद्र भाई मोदी जी ने बल्क ड्रग फार्मा का पार्क ऊना कर दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। इस बीच में भी सरकार रही, प्रधानमंत्री 10 वर्षों तक भी रहे, लेकिन हिमाचल के लिए कुछ मिला नहीं मिला। हिमाचल के लिए हमको उस वक्त जो केंद्र से पैसा मिलता था, हमको कहा जाता था 50 पैसे आप डालो, 50 पैसे हम डालेंगे, आधा आधा तब जाकर के हम मदद करेंगे।
लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं और उन्होंने तय किया हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए अलग से हमको सोचना पड़ेगा। वहां की भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी अलग तरह की हैं, कठिनाई वाला प्रदेश है, इसलिए हिमाचल से आधा आधा नहीं 90 पैसे केंद्र देगा, 10 पैसे हिमाचल 10 पैसा हिमाचल खर्च करेगा। इस प्रकार से मदद की 90-10 की रेशो पर रुपये ले आए। ये अंतर है भाई और बहनों, जिसको हमको समझना है और जिसको हमको समझ करके समझाना है। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नूरपुर में आकर के यहां पर हमारे जो हमारे चक्की खट से पेयजल योजना उपलब्ध कराने का एक हमारा प्रोजेक्ट है, उसका भी 39 करोड़ की लागत से जो बन करके तैयार हुआ, उसका उद्घाटन यहां पर हो रहा है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमारे मंत्री महोदय जी कह रहे थे जिनके पास वन का महकमा है, आपके विधायक हैं, हमेशा इस बात को लेकर के इस शहर का कुछ करिए, शहर का कुछ करिए, शहर का कुछ करिए। इससे 5-6 जिलों में जो है वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हमने पिछली कैबिनेट में 2 कैबिनेट पहले हमने फैसला किया कि खैर के जो हमारी लकड़ी है जो व्यर्थ हो रही है, जिस पर हम फैसला कई वर्षों से नहीं ले रहे हैं, हमने वो फैसला ले करके खैर के उस पर जो है एक बहुत बड़ी राहत आप लोगों को सब लोगों को दी है, जिसमें हमारे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कांग्रेस के लोग नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत बातें हैं, उन बातों का जिक्र करूं तो लंबा समय लगेगा। भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में यहां आकर के एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं। ये नूरपुर बॉर्डर के साथ लगता है और बॉर्डर जो है जहां भी होता है, चाहे वो पड़ोसी राज्य के साथ होता है या दूसरे देश के साथ होता है, वहां की संस्कृति थोड़ी अलग तरह की होती है। हम उन सारी परिस्थितियों को समझते हैं और ऐसी परिस्थिति में आपके यहां पर जो मांग थी, जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट की मांग थी, उसको हमने पूरा किया। और इसके अतिरिक्त आपके यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में उन सारी बातों में जाना भी नहीं चाहता हूं। जो योजनाएं आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास की दृष्टि से आवश्यक थी, उन योजना को पूरा किया। और हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का एक लक्ष्य रहा, हमने गरीब के करीब रह करके काम किया है। हिमाचल प्रदेश में एक मजदूर की दिहाड़ी 50 रुपए, हिमाचल के इतिहास में पहली बार बढ़ी। 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ने का मतलब है 1 महीने का 1500 रुपए बढ़ा है उस आदमी। आंगनबाड़ी वर्कर के लिए हमने 1700 रुपए की इंक्रीज की। आशा वर्कर के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में जो इंक्रीज की है वो 1800 रुपए। पंचायत का चौकीदार को 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए ये बढ़ाया जाता था, हमने 900 रुपए बढ़ाए। चाहे रेवेन्यू वर्कर है, चाहे हमारे खिचड़ी बनाने वाले हैं, चाहे हमारे जितने भी हैं, सभी कैटेगरी के लिए हमने 900 रुपए की एक कैटेगरी तय करके जो उनकी मदद की है। इसलिए करीब रह करके हमने काम करने की कोशिश की। भाई और बहनों, अब आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि आओ हिमाचल प्रदेश में आज 75 वर्ष की इस यात्रा के बाद ये जो चुनाव का दौर आ रहा है, इसमें हम सब लोग एक चीज को करें कि जो चीज आज से पहले हिमाचल प्रदेश में सिर्फ डॉक्टर वाई.एस. परमार के जमाने में हुई है, सरकार वहां पर रिपीट हुई है, उसके बाद नहीं हो पाई थी, उस दौर को फिर से इसके बाद निभाएं और हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत के साथ भाजपा का विधायक शिमला में पहुंचाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के विकास में और आज के विधानसभा क्षेत्र के विकास में हम मिलकर के ज्यादा और ज्यादा योगदान दे सके। उसके लिए मैं सबसे निवेदन करता हूं। और यहां भाई राकेश टाणिया ने एक बात कही यहां पर, और चाहने की इन्होंने बोला, मुझको पता भी नहीं दिया, उन्होंने जानकारी भी नहीं दी इस बात की। कहा कि यहां
नूरपुर में बरांडा एक जगह है, साथ बता रहे हैं कितना दूर है मालूम नहीं, जहां पर कॉलेज की मांग, कॉलेज बोला डिग्री कॉलेज की मांग कही है, बच्चे होने चाहिए वहां पर, होंगे क्या? आप ताली तो बजा रहे हैं। अगर ये डिग्री कॉलेज आपको दे दिया जाए, मान लिया थोड़ी देर के लिए, अभी तो रुका हुआ नहीं, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जिता करके भेजेंगे, रिवाज बदलेंगे? तो रिवाज बदलने की बात पक्की कहनी पड़ेगी। आज ये मेरे मन को नहीं, तो इसलिए आप सब ने जो बात कही है, तो आप सबसे बीच में मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज खोलने की जो मांग की है यहाँ पर बरांडा में, इसको हम पूरा करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे जब चुनाव का दौर आएगा तो और आपकी बात करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। हेलो, धन्यवाद महोदय, आपका मार्गदर्शन यहाँ नूरपुर के नागरिकों को मिला है।